हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज की क्लास है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है और सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक विद्या जोन परिवार की तरफ से। आप सबको एक दूसरे की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भगवान और ईश्वर की कृपा से आप सभी का है वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप सभी है नौकरी लगे। इसी के साथ ये आज अपनी अंतिम क्लास है, इसको ज़रूर देख कर जाना। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लिए हैं और बहुत ही कम समय में मैं आपके ये क्लास है कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैंने पीपीटी बना रखी है और पीपीटी के माध्यम से ही ये क्लास आज करवाने जा रहा हूँ। टॉप मोस्ट प्रश्न यहाँ पर मैंने शामिल किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। एक बार आप इस क्लास को पूरा देख लेना, इतना बस कर लेना, बहुत है। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की 16वीं विधानसभा। सबसे पहले विधानसभा के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मैंने अलग से सेशन बना रखा है, पहले इसमें मिल जाएगा आपके चैनल पर। 16वीं विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए गठित समितियां। अभी कौन सी विधानसभा चल रही? 16वीं विधानसभा चल रही है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो जन लेखा समिति की बात करें तो जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? टीकाराम जूली है। प्राकलन समिति कै की बात करें तो इसके बाबू सिंह राठौड़ नहीं है। प्राकलन समिति कै के है अर्जुन लाल जीनगर। कौन है? अर्जुन लाल जी नगर। प्राकलन समिति कै के कौन है? जी नगर, अर्जुन लाल है। ठीक है। और राजकीय उपक्रम समिति की बात करें तो राजकीय उपक्रम समिति के कौन है? कालीचरण सराफ है, ध्यान रखना। और प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम समिति कौन है? संदीप शर्मा। कौन है? संदीप शर्मा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न और संदर्भ समिति भी इसको कहते हैं। ठीक है, प्रश्न और संदर्भ समिति भी इसको कहते हैं। तो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के संदीप शर्मा है। कौन सा उत्तर हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से करते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर सभी समितियों के बारे में बताया गया है। कितनी समितियां होती हैं? उन सभी समितियों के बारे में यहाँ पर बताया गया, 15 की 15 समितियों के बारे में। पहली है नियम समिति। नियम कौन बनाएगा? जो अध्यक्ष होगा वासुदेव देवनानी। प्रश्न और संदर्भ समिति कौन है? संदीप शर्मा। महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति कल्पना देवी, खुद महिला है इसलिए महिला बाल कल्याण की यही होगी, ऐसे याद रख लेना। पिछड़े वर्ग के लिए केसाराम चौधरी। पिछड़े वर्ग के लिए कौन है? केसाराम चौधरी। चौधरी क्या है? ओबीसी में आते हैं, तो पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी कैटेगरी की बात यहाँ पर हो रही है, तो ओबीसी में कौन आ जाएगा? केसाराम चौधरी। फिर यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात की जा रही है, तो एससी के विश्वनाथ मेघवाल खुद एससी से हैं, ध्यान रखना, तो विश्वनाथ मेघवाल हो जाएंगे। अनुसूचित जनजाति से तो जनजाति मीणा जनजाति हम पढ़ते हैं, तो एसटी के कौन हो जाएंगे? फूल सिंह मीणा। गृह तथा स्थानीय की अगर बात करें तो गृह में क्या करते हैं? घर बैठे बैठे हरि के भजन, तो हरि सिंह रावत। क्या याद रखना? हरि सिंह रावत। पुस्तकालय सरकारी आश्वासनों किससे क्या मिलती है? जीत मिलती है, तो जितेंद्र कुमार। पुस्तकालय लाइब्रेरी जाओगे तो क्या मिलेगी? जीत, तो जीत कुमार गोठवाल, याद रखना। अगला है याचिका एवं सदाचार समिति। सदाचार और याचिका हम किससे लगाते हैं? कैलाश पर्वत पर जो विराजमान है। कैलाश पर्वत पर कौन विराजमान है? तो आपके शिव जी के सामने हम लगाते हैं, याचिका लगाते हैं, वही सदाचार सिखाते हैं, तो कैलाश चंद वर्मा। विशेष अधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, तो नरेंद्र बुडानिया, एक याद रख लेना। अल्पसंख्यक दया आएगी, अल्पसंख्यकों में उन पर क्या करनी चाहिए? दया करनी चाहिए, तो दयाराम परमार। सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति वासुदेव देवनानी। जन लेखा टीकाराम जूली। जनता का लेखा रखना है तो वो टीका निकाल निकाल के रखेंगे। प्राकलन समिति के जी। क्या कह रहे हो? कि जी, तो ऐसे कहते हैं ना, अर्जुन लाल जी नगर। ख की बात करें तो बाबू सिंह राठौड़। और राज्य की उपक्रम समिति कौन है? कालीचरण सराफ। अगला प्रश्न देखो, भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य किस राज्य में है? भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो ये आपका है झारखंड में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कहाँ पर है? झारखंड में है। भारत का पहला है, इसलिए ये प्रश्न आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महू आदानर भेड़िया अभ्यारण्य है। भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य की स्थापना आपके 1976 में की गई थी। ग्रे भेड़िए की रक्षा के लिए की गई थी और ये अभ्यारण्य पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है।
किसका हिस्सा है? पलामू टाइगर रिजर्व का। ये यंगर नहीं है, ये टाइगर है। टाइगर रिजर्व का क्या है? हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। राजस्थान सरकार ने पहली बार राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया? कौन सा राजनीतिक प्रतिनिधित्व? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पहला प्रश्न और एक ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका गठन कब किया गया है ये आपको बताना है। तो राजस्थान सरकार ने पहली बार ये किया राजनीतिक प्रतिनिधित्व अन्य पिछड़ा और अदर बैकवर्ड क्लास की यहाँ पर बात की जा रही है। और इसका गठन किया गया था 27 मई 2025 को किया गया। इसका अध्यक्ष है वो कौन बनाया गया है? मदन लाल बनाए गए हैं। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में सब कुछ दे रखा है। तो राजस्थान सरकार ने पहली बार क्या किया? पहली बार किया है राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया है। 27 मई 2025 को गठन किया है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है। 1+4 की नियुक्ति हो चुकी है। अध्यक्ष कौन है? मदन लाल है। ये आपको ध्यान में रखना, रिटायर्ड जिला जज है। इसका उद्देश्य क्या है? पंचायत और शहरी चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करना। क्या करना? ओबीसी आरक्षण तय करना। किसमें? पंचायत के चुनाव में और शहरी निकाय यानी कि जो पंचायती राज संस्था और नगरीय इकाइयां हैं उनमें आपके आरक्षण ओबीसी को कितना क्या होना चाहिए, उसके लिए ये गठित किया गया है। स्टेटमेंट में आए इसलिए मैं टाइप करके लाया हूं ताकि आपको स्टेटमेंट में आए प्रश्न तो गलत नहीं हो। अगला प्रश्न देखो। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इसमें राजस्थान के कितने स्टेशन शामिल है? तो देखो आपको पता होगा बीकानेर से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। कुल कितने? 103 कहाँ से हुए? बीकानेर से उद्घाटन हुआ। ठीक है, यहाँ पर माता जी के दर्शन भी मोदी जी ने किए थे। और कितने जिलों में? तो 18 राज्यों प्लस यूटी के 86 जिलों में। कितने? 86 जिलों में। और इसका बजट कितना है? 1100 करोड़। आगे हालांकि ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो इसमें राजस्थान के कितने सम्मिलित हैं? तो राजस्थान में इसके 8 स्टेशन शामिल हैं। अमृत स्टेशनों में राजस्थान के 8 है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर दे रखा है 22 मई 2025। 22 मई को एक दिवस मनाया जाता है जिसको कहते हैं जैव विविधता दिवस। कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। बीकानेर के पलाना देशनोक में नरेंद्र मोदी ने 26,000 करोड़ की विकास की योजनाओं का उद्घाटन किया। 18 राज्यों और 86 जिलों में 1100 करोड़ के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिसमें राजस्थान के 8 है। ये 8 के 8 याद कर लेना। देशनोक, गोगामेडी, बूंदी। देशनोक में माता जी और गोगामेडी में गोगा जी को क्या चढ़ाएंगे? बूंदी। और क्या चढ़ाएंगे? मंडल। गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर, शेखावाटी और राजगढ़, ये 8 स्टेशन यहाँ पर शामिल है। याद कर लेना इनको, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना। अगला देखिए, राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर किस जिले में बनेगा? तो देवनारायण जी का संबंध कहाँ से है? भीलवाड़ा से। तो कॉरिडोर भी भीलवाड़ा में बनेगा। भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के नाम पर राजस्थान का पहला कॉरिडोर बनेगा। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत आसींद के मालासेरी डूंगरी सहित 5 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 48.73 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। भीलवाड़ा के आसींद के मालासेरी में और 30 किलोमीटर क्षेत्र में मालासेरी डूंगरी, साडू माता की बावड़ी, स्वाई भोज मंदिर, गठ गोड्डा और बरनागर को ये पर्यटनों को जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर कौन सा विकसित होगा? देवनारायण सर्किट है वो विकसित किया जाएगा, देवनारायण कॉरिडोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो राजस्थान ने कितने पदक जीते यहाँ पर? तो इसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान ने कुल यहाँ पर 60 पदक जीते थे। क्या पूछा है? कितने स्वर्ण पदक जीते? तो यहाँ पर 24 स्वर्ण पदक जीते थे। और कुल कितने थे? तो कुल यहाँ पर 60 पदक जीते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, इसके बारे में हम सब आगे बात करने वाले हैं। तो 4 मई से 15 मई 2025 तक बिहार के अलग अलग 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था 5 शहरों में। और इसका शुभंकर क्या था? गज सिंह इसका शुभंकर था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें राजस्थान के 60 पदक जीते थे। यूथ में कितने जीते? 60, जिसमें 24 गोल्ड है। तो यूथ की चॉइस क्या है? गोल्ड। तो चॉइस क्या है? गोल्ड है। 12 रजत और 24 कांस्य है।
तीसरा स्थान था राजस्थान का, और इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र पहले और हरियाणा दूसरे स्थान पर था। अगला प्रश्न देखो, 9 से 18 मई कहाँ राष्ट्रीय सहकार मेला, ये पूछा गया प्रश्न है। सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, बताइए, देखें फटाफट से। सहकार मेला है वो कहाँ पर आयोजित हुआ, तो आपके जयपुर में आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ, जयपुर में आयोजित हुआ। आगे देखिए, राजस्थान सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा जयपुर के जौहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकार मेला 2025 का आयोजन किया गया, और इस मेले में श्री अन्न से बने उत्पाद है वो विशेष आकर्षण के केंद्र रहे थे। अगला प्रश्न देखो, मई 2025 में बर्तन बैंक योजना के तहत राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कहाँ शुरू किया गया, बताओ, देखें। पहले बर्तन बैंक योजना के तहत पहला स्टील बर्तन बैंक कहाँ शुरू किया गया, तो ये कोटा में शुरू किया गया था। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खैराबाद में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर देखो, बर्तन बैंक योजना के तहत राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की समिति खैराबाद में शुरू हुआ। और इसका देखो प्रावधान क्या है, प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू किए जाएंगे, और प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1-1 लाख के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे, और इन बैंकों का संचालन राज्य जीविका के और स्वयं सहायता समूह के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा किया जाएगा इनका संचालन, ध्यान रखना। तो पहला बर्तन बैंक कहाँ हुआ है, कोटा में शुरू हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने ओरण भूमि के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, तो बताओ, देखें। ओरण भूमि, बताओ, ओरण भूमि से जितेंद्र राय गोयल, इसकी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितेंद्र राय गोयल। ओरण भूमि क्या होती है, देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्र है, ओरण भूमि कहलाती है, और इसके संरक्षण के लिए पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, और 2025 में इस हाई लेवल कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसकी अध्यक्षता में, जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में। सांगरी राजस्थान का कौन सा उत्पाद है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, यानी कि कौन से क्रम का जीआई टैग सांगरी को मिला है, तो सांगरी को जीआई टैग मिला है 17वें क्रम का। कौन से क्रम का मिला है, लेटेस्ट, और यही है 17वां, ठीक है। कौन कौन से जीआई टैग मैं पिछली क्लासों में सारे करवा चुका हूँ, टेलीग्राम पर देख लेना, पीडीएफ मिल जाएगी सबकी। सांगरी राजस्थान का 17वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखो भाई, कंटेंट अगर शानदार लाजवाब लग रहा है थोड़ा बहुत भी, तो क्लास को लाइक कर दीजिए अभी से, और पूरा जरूर देखिए। 16वां उत्पाद किया था सोजत मेहंदी, सो फॉर सोजत। सांगरी 17, सांगरी की पैदावार पश्चिमी राजस्थान में होती है, जैसे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर इन जिलों में ज्यादा पैदावार होती है। खेजड़ी का फल है ये। राजस्थान के कितने सांसदों का चयन सांसद रत्न अवार्ड 2025 के लिए किया गया है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें, ठीक है। तो राजस्थान के कितने सांसदों को यहाँ पर मिलेगा सांसद रत्न अवार्ड, तो राजस्थान के 2 सांसद यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। देखो इसकी व्याख्या क्या है, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा ये सांसद रत्न है पुरस्कार 2025 दिए गए। इनमें राजस्थान के 2 सांसद हैं जिनका चयन हुआ है, एक है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ जी, और एक पाली के सांसद हैं पीपी चौधरी। इन दोनों को क्या मिला है, सांसद रत्न अवार्ड मिलेगा। पीपी चौधरी को इससे पहले भी 2015 और 16 में भी मिल चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उन्हें सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कहाँ प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन किया। भाई ये खुद कहाँ से है, इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध कहाँ से है, कोटा से। तो यहाँ कहाँ पर करेंगे, कोटा में ही करेंगे, तो दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, कोटा में हुआ है। अगला देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 2025-26 के लिए गठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 समितियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया, तो आपके यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, आप उत्तर लिख लेना इसका। लोक लेखा समिति की अगर बात करें
तो लोक लेखा समिति के आपके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? के.सी. वेणुगोपाल को बनाया गया। किसको? के.सी. वेणुगोपाल जी को बनाया गया है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या में। ओम बिरला ने संसद की कई समितियों का गठन किया है, जिसमें से ये 3 समितियां आपको ध्यान में रखनी है। लोक लेखा समिति पीएसी इसको कहते हैं और के.सी. वेणुगोपाल इसके अध्यक्ष हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। अनुमान समिति की बात करें तो ये एस्टिमेटेड कमेटी है और इसके संजय जायसवाल हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के हैं बैजयंत पांडा और ये बीजेपी से हैं। ठीक है, तो ये तीनों समितियां महत्वपूर्ण है आपके लिए, ध्यान में रखना। अगला देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? देखो, एक तो 59वां पे ध्यान में रखना है आपको, अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए, और 58वां भी आपको बताना है। तो बताइए, देखें फटाफट से। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला है? राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को मिला है, बी ऑप्शन हो जाएगा। और विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा मिला है? 58वां मिला है, ये 59वां मिला है, ध्यान रखना। ठीक है, ये विनोद कुमार शुक्ल का भी ध्यान रखना। संस्कृत के विद्वान राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार को 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया और 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। और ये सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, किस कृति को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये कृति है हार्ट लैम्प। कौन सी है? हार्ट लैम्प है। इसकी लेखिका है बानू मुश्ताक और इसकी अनुवादक है दीपा बिष्ट। कन्नड़ लेखिका, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता बानू मुश्ताक द्वारा लिखित और दीपा बिष्ट या बास्ती, जो भी आपको मिले, द्वारा अनुदित यानी कि अनुवादन किया गया संग्रह हार्ट लैम्प को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। पिछली बार गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए ये पुरस्कार मिला था, टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, तो गीतांजलि श्री वाला अध्ययन आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। S-400 किसके द्वारा, जिसको ट्रायम्फ के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा विकसित एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है सैम प्रणाली? तो इसकी अगर बात करें तो फ्रांस, भारत, रूस किसने विकसित की है? रूस के द्वारा विकसित की गई है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो घटना घटित हुई उसमें इसने बहुत हेल्प की थी। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली है। S-400 मिसाइल सिस्टम को भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। ये स्टेटमेंट में काम आएंगी चीजें। इसकी रेंज 400 किलोमीटर और ऊंचाई की रेंज है इसकी 30 किलोमीटर। लक्ष्य को ये भेज सकते हैं। 3 वर्तमान में संचालित हैं और 2 और 2026 तक शुरू हो जाएंगे, यानी कि भारत के पास टोटल 5 होने वाले हैं। 3 वर्तमान में संचालित हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, समय कम है इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट लेकर चल रहा हूँ। ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण ब्रह्मोस एरोस्पेस के तहत किया जा रहा है। ये भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो ब्रह्मोस की अगर बात करें तो ये भी आपके क्या है, भारत और रूस के मध्य ही है। ब्रह्मोस का नाम ही भारत और रूस के द्वारा रखा गया है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन रूस बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए, ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है ब्रह्मोस। ये भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO 50.5% DRDO हिस्सेदारी इसमें, और रूस की NPO के द्वारा यहाँ पर 49.5% के मध्य ये साझेदारी का उद्यम है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, यानी एक बार दाग दी तो ये अपने आप लक्ष्य को भेद जाएगी। अगला देखिए, आकाश तीर का विकास किसके द्वारा किया गया? आकाश तीर का विकास है वो किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका विकास है DRDO, इसरो और बील, इन तीनों के द्वारा मिलकर किया गया है। भारत आपके इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, BEL। देखिए, आकाश तीर एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम है, ADS एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत की अत्याधुनिक, पूर्णतः स्वदेशी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यानी कि AI आधारित है। AI आधारित स्वचालित ऑटोमेटेड वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के द्वारा किया गया है।
ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसमें एकीकरण और परीक्षण के लिए आपके कहां पर किया गया है? तो लखनऊ में इसका केंद्र है वो स्थापित किया गया है। राजनाथ सिंह के द्वारा इसका है जो उद्घाटन किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह अत्याधुनिक केंद्र उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत सरोजनी नगर के भटगांव क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यह परियोजना 300 करोड़ रुपए की लागत से होगी और ये प्रतिवर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करेगी और आगे जाकर ये उत्पादन 100 से 150 तक पहुंच जाएगा। आगे देखिए, इसरो ने किसके द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस, यह क्या है? ईओएस 09 है, ये गलत हो गया यहाँ पर, ईओएस 09। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो है लॉन्चिंग है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ईओएस 09 ये भी इसरो का आपके कौन सा मिशन था? 101वां मिशन था और इसी के साथ आपके PSLV C61 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। हालांकि ये असफल हो गया था। 18 मई को ये लॉन्च किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, ये 51-20 नहीं है, यहाँ पर इसरो है। क्या है? इसरो श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C61 के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 00 नहीं है, 09 है, क्या हो रखा है 09, यूएस 09 लॉन्च किया गया। ये इसरो का 101वां मिशन था। तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण ये मिशन असफल रहा और ये आपको ध्यान रखना है। ईओएस 09 को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित करना था। आगे देखिए, कौन सा राज्य पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो मिजोरम पहला है, गोवा दूसरा है, त्रिपुरा तीसरा है। तो मिजोरम का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला। भारत सरकार ने भारत की तट रेखा की लंबाई को, ये अलग फैक्ट है, ध्यान रखना थोड़ा, तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है हमारे भारत की? तो 11,098.81 किलोमीटर घोषित किया गया है इसको। ये पहले वाली से 47% अधिक है। पहले कितनी थी? 7,516.6 ही थी, 7,516.6। अभी है 11,098.81 किलोमीटर। ये वृद्धि भौगोलिक विस्तार के कारण नहीं हुई है, बल्कि ये तकनीकें सुधर गई है मापने की, इसके कारण ये वृद्धि हुई है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 151वां है और 118वां किस में है? खुशहाली सूचकांक में, खुशहाली सूचकांक, ठीक है, 118वां है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 2 मई 2025 को पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये भी ध्यान में रखना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती हैं, जिसमें विश्व प्रेस सूचकांक 2025 की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के लिए था। इसमें भारत को 32.96 अंक प्राप्त हुए और 151वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ। विगत वर्षों में जो पिछले साल है वो भारत की रेटिंग है वो आपके मतलब स्थान है 159 था। ये आपको ध्यान में रखना। सबसे निचले स्थान पर इरिट्रिया है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है। जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें, जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पर है। शांति सूचकांक की अगर बात करें, शांति सूचकांक उसमें भारत आपके कितने 115 नंबर पर है, 118 मैंने अभी बताई दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारत वर्ष 2022 में 133वें स्थान पर रहा था और वर्ष 2023 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुंच गया है। तो आपके 130वां है वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर किन दो राज्यों के बीच विकसित किया जा रहा है? अंतरराज्यीय की चीता कॉरिडोर की बात की जा रही है तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विकसित किया जा रहा है। किसके मध्य? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में विकसित किया जा रहा है।
और यह परियोजना प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ यानी कि हड़ौती प्रदेश पूरा और सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ जिले भी शामिल होंगे। राजस्थान का इसमें 6500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। यही लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान का कितना क्षेत्र है? 6500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किसने की है? तो 52 में आपको पता होगा, और ये पहले का मतलब चीज है, तो आपको अभी हो सकता है आप देख रहे हो तब तक है नए सीजीआई की सूचना आ चुकी है। अगर आपको पता है तो नए 53वें सीजीआई हमारे कौन बनने वाले बताइए, देखें कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर बात करें तो BR गवई हमारे 52 में थे, जिनका पूरा नाम है भूषण राम कृष्ण गवई। भूषण राम कृष्ण गवई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके संजीव खन्ना के स्थान पर आए थे। तो 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में BR गवई ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई के रूप में शपथ ग्रहण की थी। इन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने 2 जीनोम संपादित किस्म कमला और पूसा DST पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चावल की किस्में क्या है? ये दोनों चावल की किस्में हैं, कमला और पूसा DST। आगे देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 जीनोम संपादित धान की किस्मों, धान मतलब चावल ही होता है, DRR चावल 100 यानी कि कमला और पूसा DST चावल 1 का लोकार्पण किया है। ये ICAR ने देश की पहली जीनोम संपादित चावल किस्में विकसित की हैं, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये थी आज की क्लास, और बहुत सारी सूचनाएं आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती हैं, तो मिस मत करना। टेलीग्राम पर फटाफट जुड़ सकते हैं आप अभी, और टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में और यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा है। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।